डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगल साम्राज्य ने ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक भारत में राज किया, जिस साम्राज्य का पतन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के दौरान हो गया। द मुगल इंपेयर lost their power and glory and their empire shrank to a few square miles around दिल्ली। मुगल साम्राज्य अपना पावर एंड प्रतिष्ठा धीरे धीरे खोता चला गया और दिल्ली के कुछ माइल्स के इर्द गिर्द सिमट के रह गया। 1803 ईस्वी के अंत तक ब्रिटिश आर्मी ने दिल्ली के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य का अस्तित्व अब सिर्फ अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में ही रह गया था। और अंतिम शासक जो कि बहादुर शाह जफर था, उसे भी सिपाही विद्रोह को सपोर्ट करने की सजा दी गई, जिसके साथ ही मुगल साम्राज्य भी समाप्त हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल। मुगल साम्राज्य के पतन को विस्तार से अध्ययन करने से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है और हमारी समझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अध्ययन के दौरान हमें मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के डिफेक्ट्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, जिसके कारण इतनी ताकतवर एंड माइटी मुगल साम्राज्य को एक छोटी सी विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण औरंगजेब था, पर यह आधी अधूरी जानकारी है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मुगल साम्राज्य की एकता और दृढ़ता में दरार पड़ना शुरू हो चुका था। लेकिन औरंगजेब के बहुत सारे हार्मफुल पॉलिसीज के बावजूद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी काफी इफिशियंसी के साथ काम कर रहा था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस वक्त तक भी मुगल आर्मी काफी स्ट्रांग थी और मुगल वंश के प्रति आम लोगों के मन में अभी भी सम्मान था। असली पतन का खेल शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अब औरंगजेब तो मर गया, पर उसके 3 बेटे थे। अब सवाल ये उठा कि बादशाह कौन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ही दिक्कत था, जो बड़ा बेटा था वो शासक बन जाता। ऐसे ही तो डायनेस्टिक रूल में होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मुगल साम्राज्य में सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी का कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं था, जिसके चलते अक्सर सत्ता पाने के लिए सारे भाई आपस में भिड़ जाते थे। औरंगजेब का एग्जाम्पल तो आप सबने सुना ही होगा। उसने अपने सभी भाइयों को मारकर सत्ता हासिल की थी। इस बार भी इतिहास दोहरा रहा था। इस बार भी सत्ता पाने के चक्कर में तीनों भाई आपस में लड़ गए और गृह युद्ध छिड़ गया। वैसे भी आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों का ही अनुसरण करती है, तो जैसा औरंगजेब था वैसे ही उसके बेटे थे। इस गृह युद्ध में 65 साल का बहादुर शाह विजयी हुआ। बहादुर शाह काफी समझदार और पढ़ा लिखा था। उसने पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन यानी समझौता और सुलह की नीति को अपनाया। मतलब जो भी हिंदू राजा थे, हिंदू नोबल्स थे, जिसे औरंगजेब दुश्मनी करके बैठा हुआ था, बहादुर शाह ने उन लोगों के साथ समझौता और सुलह किया। बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा अपनाए गए कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसी को भी रिवर्स कर दिया था। उसका हिंदू राजाओं के प्रति थोड़ा सॉफ्ट एंड टॉलरेंट एटीट्यूड था, और होगा भी। देखिए, वो 65 साल का एक आदमी था, तो उसने औरंगजेब को भी लंबे समय तक शासन करते हुए देखा था। तो उसे ये समझ आ ही गया था कि अगर भारत में शांति से शासन करना है तो हिंदुओं को मिलाकर चलना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने शासनकाल में किसी भी मंदिर को नहीं तुड़वाया, जबकि औरंगजेब तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने में ही अपनी शान समझता था। अभी आप ज्ञान मापी मंदिर की चर्चा सुन ही रहे होंगे। इस मस्जिद को भी काशी विश्वनाथ मंदिर के भाग को ही तोड़कर औरंगजेब ने ही बनाया था। लेकिन बहादुर शाह ने किसी भी मंदिर को नहीं तोड़वाया। वैसे बहादुर शाह ने बाकी हिंदू राजाओं से तो सुलह कर ही लिया था, लेकिन बहादुर शाह ने मराठा चीफ के साथ आधे मन से मजबूरी में समझौता किया था। उसने मराठा चीफ को डेक्कन यानी दक्षिण का सरदेशमुखी तो दे दिया, लेकिन उन्हें चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। सरदेशमुखी एक्चुअली मराठा साम्राज्य के द्वारा वसूले जाने वाला कर था। यह लोगों के आय या फिर उपज का 10% लिया जाता था। यह अतिरिक्त कर के रूप में होता था। सरदेशमुखी एक प्रकार का भूमि राजस्व था, जो अन्य राज्य मराठा के आक्रमण से बचने के लिए मराठा चीफ को टैक्स के रूप में देते थे। मतलब जो भी राज्य मराठा को सरदेशमुखी देगा तो मराठा उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथ भी एक टाइप का टैक्स ही था, जो अन्य राज्य अपने आप को किसी थर्ड पार्टी के आक्रमण के समय अपने आप को बचाने के लिए दिया करते थे। मतलब अगर कोई और राज्य किसी और राज्य पे हमला करे तो मराठा उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, जो राज्य उन्हें चौथ देता था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चौथ और सरदेशमुखी क्या होता था। बहादुर शाह ने मराठा चीफ के साथ समझौता तो कर ही लिया था, लेकिन उन्होंने साहू को राइटफुल मराठा किंग के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसके कारण ताराबाई और साहू के बीच में मराठा किंगडम के सुप्रीमेसी को लेकर लड़ाई हो गया। मराठा इतिहास को इससे ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें मराठा इतिहास के बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा, और अगर मैं अभी इससे ज्यादा डिस्कस करूंगा तो हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। सो अभी के लिए हमारे लिए बस इतना जानना काफी है कि बहादुर शाह ने साहू को एक राइटफुल मराठा किंग के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया।
लेकिन बहादुर शाह ने सिखों के साथ शांति संधि कर लिया था। इस मामले में वो थोड़ा समझदार निकला। इसके लिए उसने गुरु गोविंद सिंह जी को हाई मनसब रैंक दिया। आपने मनसब के बारे में तो सुना ही होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। मनसब एक्चुअली मुगल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने नोबल्स और ऑफिसर को रैंक करने का एक पद्धति था, अ काइंड ऑफ स्केल, जिसका जितना बड़ा रैंक होगा उसका उतना ज्यादा मनसब होगा। मुगल साम्राज्य में सभी ऑफिसर्स का सैलरी एंड अलावेंसेस उनके मनसब रैंक के अनुसार ही तय की जाती थी। जैसे अभी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसका सैलरी एंड अलावेंसेस तय किया जाता है किस आधार पे, उसकी स्केल के आधार पे कि वो किस स्केल का ऑफिसर है। उस स्केल के ऑफिसर को एक पर्टिकुलर सैलरी एंड अलावेंसेस दिया जाएगा। तो उसी प्रकार के मनसब एक रैंक था। लेकिन बहादुर शाह जफर का शांति समझौता सिखों के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के देहांत के बाद सिखों ने पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में फिर से रिवोल्ट कर दिया। बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को कंट्रोल करने के लिए बुंदेल के चीफ छत्रसाल और जाट चीफ चूरामल के साथ हाथ मिलाया। लेकिन सिख और मराठा को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं था। धीरे धीरे बहादुर शाह का शाही खजाना खाली होने लगा, क्योंकि उसने जागीर को बढ़ाने में बहुत पैसा बर्बाद कर दिया था। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य एक बार फिर से सत्ता पाने की लालसा में गृह युद्ध में झुलसने लगता है। परंतु अब सत्ता चलाने के तरीके में परिवर्तन हो रहा था। इससे पहले जो भी मुस्लिम नोबल्स थे वो उतने इंटरफेयर नहीं करते थे, पर कमजोर राजकुमारों के कारण कुछ महत्वाकांक्षी नोबल्स अब डायरेक्ट कंटेंडर बन गए थे। इसी गृह युद्ध के बीच में बहादुर शाह का सबसे कम योग्य बेटा जहांगीर शाह को जुल्फिकार खान ने शहंशाह बना दिया। जुल्फिकार खान उस समय सबसे पावरफुल नोबल था। उसने खुद को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया। वजीर का मतलब आप प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं। मतलब बादशाह के बाद राज्य की सबसे ज्यादा पावर वजीर के पास ही होती थी। जुल्फिकार खान ने राजपूत और मराठा सरदारों के साथ समझौता किया और औरंगजेब द्वारा लगाए गए कंट्रोवर्शियल जिजिया टैक्स को भी रद्द कर दिया। वेल, जजिया एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। वेल, इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होगा। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। मतलब औरंगजेब इंडिया के जिस जिस क्षेत्र में शासन करता था उस क्षेत्र में उसने जजिया लगा के रखा था और वहां पे क्या था, इस्लामी कानून था। तो जो भी हिंदू हुए या फिर अदर जो भी मुस्लिम नहीं है वो लोग जब वहां रहते थे तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता था और वो अपने धर्म को पालन कर सकते थे। तो अपने धर्म का पालन करने के लिए उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था। वेल, जुल्फिकार खान ने एम्पायर की फिनांस को ठीक करने के लिए इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग की शुरुआत की। ये इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग टोडरमल के द्वारा तय किए गए लैंड रेवेन्यू का ऑपोजिट था। यह अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के जैसे था। आप लोगों को पता ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट जिसे हिंदी में अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। इस सिस्टम में जो भी जमींदार हाईएस्ट बिडिंग करता था उसे अंग्रेज रेवेन्यू वसूलने का टेंडर दे देते थे। हाईएस्ट बिडिंग का मतलब जो जमींदार ज्यादा रेवेन्यू अंग्रेजों को देने का प्रॉमिस करता था उसे टेंडर मिल जाता था और जमींदार उस सेटलमेंट अमाउंट के ऊपर जितना भी चाहे वसूल कर सकते थे। तो यही सेम सिस्टम था इजारा सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ क्योंकि उनसे मनमर्जी टैक्स वसूला जाने लगा। अब एंट्री होता है फारूक सियार का, जो कि जहांगीर शाह का नेफ्यू था। उसने जहांगीर शाह को 1713 ईस्वी में सैयद ब्रदर के मदद से हरा दिया एंड मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। सैयद ब्रदर को किंग मेकर भी कहा जाता था। उन दोनों का नाम था अब्दुल्ला खां जो वजीर बना और हुसैन अली खां जो मीर बख्शी बना। मीर बख्शी हेड ऑफ द मिलिट्री होता था। फारूक सियार भी शासन करने में उतना एफिशिएंट नहीं था, जिसके चलते सैयद ब्रदर्स ने धीरे धीरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। फारूक सियार बस एक पपेट किंग बन के रह गया था। लेकिन फारूक सियार सैयद ब्रदर्स के आगे कमजोर नहीं दिखना चाहता था, जिसके चलते फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। एंड इसी पावर स्ट्रगल के कारण सैयद ब्रदर्स ने 1719 ईस्वी में फारूक सियार को मार डाला एंड 18 साल के मोहम्मद शाह को नया एम्पायर बना दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता था। मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स के पपेट से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र महज 18 साल थी और सैयद ब्रदर्स ने पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी थी। सैयद ब्रदर्स ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया। मतलब वो लोग हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। अब एक्चुअल में करते थे या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता है, पर वो सबको साथ में लेकर चलना चाहते थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर भारत के ऊपर सक्सेसफुली रूल करना है तो हिंदू चीफ्स एंड नोबल्स को साथ में मिलाकर ही किया जा सकता है।
सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब बगावत शुरू होने लगी थी, जिसे सैयद ब्रदर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य के अंदर कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर की इशू आने लगी थी। बहुत सारे जमींदार लैंड रिवेन्यू देने से इनकार कर रहे थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की फिनेंशियल पोजीशन भी बहुत खराब होती जा रही थी, जिसके कारण ऑफिशियल्स एंड सोल्जर को सैलरी नहीं मिल पा रहा था और इसी कारण से सोल्जर्स अनडिसिप्लिन होते जा रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम नोबल्स ये सोच के डरे हुए थे कि अगर सैयद ब्रदर्स ने इंपेरर फारुखसियार को मार डाला तो फिर उन जैसे नोबल्स को मारना उनके लिए कितना ही बड़ा बात होगा। इसलिए सब लोग सैयद ब्रदर्स के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे और उसे एंटी इस्लामिक वजीर के रूप में प्रचारित करने लगे, क्योंकि उसने हिंदू राजपूत राजाओं के साथ सुलह कर लिया था। इंपेरर मोहम्मद शाह ने भी इस आग को सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी सैयद ब्रदर्स के चंगुल से आजाद होना चाहता था। फाइनली 1720 ईस्वी में दोनों भाइयों को धोखे से मार दिया गया और इसी तरह मुगल साम्राज्य के ऊपर से सैयद ब्रदर्स का डोमिनेशन खत्म हो गया। मोहम्मद शाह ने लगभग 30 साल तक शासन किया, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। ही हैड द लास्ट चांस टू सेव द एम्पायर, बट अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद शाह वाज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट। इस समय एक मजबूत चरित्र वाले एम्पायर की आवश्यकता थी, जो मुगल साम्राज्य की डूबती नाव को किनारे लगा सके। पर मोहम्मद शाह कमजोर दिमाग वाला शासक था, जिसे ऐशो आराम पसंद था, जिसे बस अय्याशी करनी थी। इस चक्कर में उसने स्टेट की नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन को भी नजरअंदाज कर दिया। अब आप सोचिए, वो इतना कमजोर दिमाग वाला था कि वो बादशाह होकर भी खुद अपने मंत्रियों द्वारा लिए गए घूस का हिस्सा लेता था। तो सोचो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ही हाल हुआ होगा। निजाम उल मुल्क, जो कि सबसे पावरफुल नोबल था, जिसे 1722 में वजीर बनाया गया था, उसने बहुत कोशिश किया मुगल साम्राज्य को संभालने की, लेकिन मोहम्मद शाह के लापरवाह एटीट्यूड के कारण उसने 1724 ईस्वी में अपने वजीर के पद से रिजाइन कर दिया और अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए दक्षिण की ओर चला गया और उसने स्टेट ऑफ हैदराबाद की नींव रखी। और निजाम उल मुल्क के साम्राज्य को छोड़ने के साथ ही मुगल साम्राज्य का फिजिकल रूप से टूटना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे दूसरे नोबल्स भी अपना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने लगे थे, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध एंड पंजाब। हर जगह छोटे छोटे जमींदार राजा अपने आज़ादी के लिए रिवेलियस होते जा रहे थे। मराठा सरदारों ने भी अपना नॉर्दर्न एक्सपेंशन शुरू कर दिया और मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड को अपने अधीन कर लिया। ये सब तो मुगल अंपायर किसी तरह से झेल ही रहा था कि अचानक 1738 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। उसने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और मुगल साम्राज्य के खजाने को दिल खोल कर लूटा। उसने लगभग 70 करोड़ रुपया लूटा और साथ ही साथ उसने कोहिनूर डायमंड एंड शाहजहां के पीकॉक थ्रोन को भी ले गया। इसके अलावा मोहम्मद शाह को इंदस नदी के सारे वेस्टर्न प्रोविंसेस, यानी कि इंदस नदी के पश्चिम वाले सारे भाग जो थे, सारे जमीन जो थे, नादिर शाह को देना पड़ा। अब मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और इसी बीच 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है और फिर से नोबल्स के बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बीच अहमद शाह अब्दाली ने, जो कि नादिर शाह का जनरल था, भारत के ऊपर हमला करता है और एक बार नहीं, उसने 1748 से लेकर 1767 ईस्वी के बीच में बार बार आक्रमण किया और कत्लेआम मचाया। और इतना ही नहीं, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को भी हरा दिया। इसी सब के बीच 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने सत्ता संभाला। उसने सिर्फ 5 साल तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय के समय ही 1757 ईस्वी का फेमस प्लासी युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। फिर 1759 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने सत्ता संभाला। अब अंग्रेज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। अंग्रेज फ्रांस को तो निपटा ही चुके थे, साथ ही साथ बंगाल के ऊपर भी कब्जा कर चुके थे। फाइनली 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय, शुजादौला ऑफ अवध एंड मीर कासिम ऑफ बंगाल तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन हार गए। और इसके परिणाम में शाह आलम द्वितीय को अपने बाकी की जिंदगी अंग्रेजों का पेंशनर बन के गुजारना पड़ा। अब मुगल साम्राज्य एक ऑल इंडिया एम्पायर नहीं रही थी, वो बस दिल्ली के इर्द गिर्द सिमट के रह गई थी। दिल्ली में भी आए दिन राइट्स होते रहते थे। बेसिकली अब मुगल साम्राज्य बस नाम मात्र की साम्राज्य बन के रह गई थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1803 ईस्वी में दिल्ली को भी ऑक्युपाई कर लिया एंड 1803 से 1857 तक मुगल्स बस अंग्रेजों के रहमो करम के ऊपर ही जी रहे थे। फिर 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को चढ़ा दिया और जिसके कारण बहादुर शाह जफर को बाकी का बुढ़ापा रंगून जेल में गुजारना पड़ा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और इसी तरह से भारतीय इतिहास के पन्नों में मुगल साम्राज्य के ऊपर फुल स्टॉप लग गया। अब हमने मुगल साम्राज्य के पतन की सारी कहानी तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने इसके पतन के कारण के ऊपर ऑर्गेनाइज तरीके से चर्चा नहीं किया।
So what are the causes of decline of Mughal Empire? The first one is internal factor. अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्ट वन इज वीक सक्सेसर्स. हमें पता ही है कि इसके सक्सेसर कितने कमजोर थे. जहांगीर शाह हो गया, राइट, मोहम्मद शाह हो गया, हमने इन लोगों के बारे में चर्चा ऑलरेडी किया ही है. डीजेनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी. ऑब्वियसली धीरे धीरे जब सत्ता कमजोर होता चला गया तो नोबल्स के मन में भी बहुत सारा लालच आने लगा, वो लोग षड्यंत्र करने लगे. नोबिलिटी फैक्शन. तो बेसिकली जो भी नोबल्स थे मुगल साम्राज्य के, वो लोग भी अलग अलग फैक्शन में बटे हुए थे. जैसे ईरानी ग्रुप था जिसे असद खान लीड करता था, राइट. उसी तरीके से तुरानी ग्रुप भी था जिसे गाजी खान लीड करता था. एंड एक हिंदुस्तानी ग्रुप भी था. तो बेसिकली ये तीनों ग्रुप में आपस में लड़ाई होते रहता था कि कौन सुपीरियर है, राइट. और ये हिंदुस्तानी ग्रुप था जिसे लीड कर रहा था सैयद ब्रदर्स. इन्हीं लोगों ने मोहम्मद शाह को शासक बनाया था और जिसे मोहम्मद शाह के ही समय में ही मार दिया गया था. तो ये था इंटरनल फैक्टर. एंड व्हाट आर द पॉलिसी फैक्टर्स? औरंगजेब्स रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ हिंदू. तो बहुत सारे हिंदूज को औरंगजेब ने मार डाला, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, राइट. सिख के साथ लड़ाई किया, मराठा, राजपूत, ये सब के साथ औरंगजेब ने लड़ाई किया, जिसके चलते ये लड़ाई करने में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का जो भी खजाना वो खाली होता चला गया. फिर औरंगजेब का डेक्कन पॉलिसी. अब औरंगजेब के डेक्कन पॉलिसी के दौरान, डेक्कन एक्सपेक्शन के दौरान इसके जो बेस्ट सोल्जर्स थे उनका डिस्ट्रक्शन हो गया था. एंड थर्ड वन इज द जागीरदारी क्राइसिस. औरंगजेब अपने अंतिम समय में नंबर ऑफ जागीरदार्स को बढ़ा दिया, जिसके चलते ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खर्च हो गया और अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया कंट्रोल करने में कि कौन फर्टाइल लैंड को, कौन जागीर फर्टाइल लैंड को अपने अंदर में ऑक्यूपाई करेगा, जिसके चलते जागीरदार लोग में भी आपस में युद्ध होने लगा. ये तो था पॉलिसी फैक्टर्स. एंड व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स? डिमोरलाइजेशन ऑफ मुगल आर्मी. ऑब्वियसली आर्मी को पैसा नहीं मिल रहा था, वो लोग अनडिसिप्लिन होता जा रहा था और इन सब के चक्कर में आर्मी क्या था, जो भी लोकल जमींदार सन राजा थे उनको भी सपोर्ट करने लगे थे, जिसके चलते हैदराबाद का गठन हुआ, जिसके चलते बंगाल, पंजाब, ये सब छोटे छोटे राज्य अपने इंडिपेंडेंट होने लगे. साइज ऑफ एम्पायर एंड चैलेंजेस फ्रॉम रीजनल पावर्स. तो ऑब्वियसली एम्पायर का साइज धीरे धीरे औरंगजेब के समय में बहुत बड़ा हो गया था और उसे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था. अगर आप नॉर्थ को कंट्रोल करते हैं तो दक्कन आपके हाथ से जाने लगता था और दक्कन में भी बहुत पावरफुल साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, जिसे कंटिन्यूअस औरंगजेब लड़ता रहा. इकोनॉमिक बैंकरप्सी. ऑब्वियसली सारे जो भी शासक थे वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे. औरंगजेब वॉर में बहुत जोर से ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, जिसके चलते पूरा एक्सचेकर खाली हो गया था और आलमगीर द्वितीय के समय में तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था. लोकल पावर सेंटर्स. जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट्स होते थे, जब भी उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता था तो वो लोकल जमींदार से अपने अंदर दबा के रख लेते थे, जिसके कारण लोकल रूलर्स जो थे वो धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहे थे. लैक ऑफ कंट्रोल ओवर बैंकिंग. ये भी देखा गया था लास्ट समय में कि जो भी बैंकर्स हैं वो लोग धीरे धीरे जो भी मुगल्स के अगेंस्ट में जो भी वॉर हो रहा है उसे स्पॉन्सर करने लगे थे. जैसे बहुत बड़े बड़े जो बैंकर थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ब्रिटिश को सपोर्ट करने लगे थे. जैसे हम लोग देखे ही थे प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में रॉबर्ट क्लाइव को बहुत सारे बैंकर्स ने सपोर्ट किया था. पुअर वेपनरी. मुगल के जो वेपन्स थे वो बहुत पुराने हो चुके थे और अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो भी यूरोपियन वेपनरी थी वो मॉडर्न वेपनरी थी, जिसके कारण अंग्रेज मुगल्स के ऊपर भारी पड़ जाते थे. तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. एंड द लास्ट इज फॉरेन फैक्टर्स. तो फॉरेन फैक्टर्स क्या था? सबसे पहले तो इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, जिसके बारे में हमने बात किया ही था कि नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में आक्रमण किया एंड अहमद शाह अब्दाली. एंड राइजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. अल्टीमेटली तो ब्रिटिश ने ही पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य को अपने अंदर अधीन कर लिया. तो इस तरीके से आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो भी मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के कारण थे वो एक ऑर्गेनाइज तरीके में हम लोगों ने उन्हें 4 भाग में बांट दिया. सबसे पहला इंटरनल फैक्टर क्या था, राइट. इंटरनल फैक्टर के साथ हमने देखा कि पॉलिसी फैक्टर क्या था. फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर क्या था मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने में. एंड लास्ट में हमने देखा कि फॉरेन फैक्टर क्या था, राइट. तो अब मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो चुका था, बट जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उससे हमारे देश में क्या असर पड़ा, मतलब उसका क्या कंसिक्वेंसेस हुआ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, हम ये देखते हैं. तो वेल इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस में हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस.
तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था। अब इंडिया में इतना पावरफुल साम्राज्य था वो हट गया था। तो उसके बाद जो भी कॉलोनियल पावर्स थे वो लोग आपस में लड़ने लगे थे, जैसे ब्रिटिश, फ्रांस, डच, ये सब उस जो पावर वैक्यूम को भरने के लिए आपस में लड़ाई करने लगे थे। और अल्टीमेटली ब्रिटिश सारे यूरोपियन पावर्स को भारत से भगा देता है और वो खुद उस पावर वैक्यूम को फिल कर लेता है। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, हमने ऑलरेडी बात की थी रीजनल पावर्स के बारे में। हैदराबाद, बंगाल, पंजाब, ये सब खुद अपना सॉवरेनिटी को एसर्ट करने लगे थे। मुगल साम्राज्य के अंत होने के चलते जमींदार भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। अब जो भी छोटे छोटे पहले लोकल रूलर या जमींदार थे वो भी अब अपने इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करने लगे थे अपने अपने क्षेत्र को। ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज तो ऑब्वियसली हो गया था। मुगल साम्राज्य का शासक इतना कमजोर था तो हमने देखा ही था, करप्शन कितना बढ़ गया था, माल फंक्शनिंग होने लगा था एडमिनिस्ट्रेशन में। इकोनॉमिकली क्या कंसिक्वेंसेस हुआ भारत में, तो पहला था रूइन ऑफ आर्टिसंस। तो वेल देखिए, जब मुगल साम्राज्य बहुत पावरफुल था तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो लोग मुगल साम्राज्य उसको पैट्रोनेज देता था, मुगल साम्राज्य उन लोगों को संरक्षण देता था। तो मुगल साम्राज्य के संरक्षण के कारण वो लोग फलते फूलते थे और वो लोग सिटीज में रहते थे, तो इसे इकोनॉमी भी बूम करता था। बट अब उन्हें संरक्षण मिलना बंद हो गया था, तो वो लोग क्या हुआ कि रूरल एरिया की तरफ वो लोग जाने लगे। ब्रिटिश टैक्सेशन शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली मुगल साम्राज्य कमजोर होने के कारण ब्रिटिश टैक्स लेने लगी थी, जिसे इंडियन ट्रिब्यूट कहा जाता था। रिड्यूस्ड शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी, इंडिया का जीडीपी भी कोलैप्स करने लगा था। 1700 ईस्वी में 22.6% कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का। अगर हम सोशल कंसिक्वेंसेस देखें तो सोशल रूइन हुआ, जो भी इकोनॉमिक रूइन था, जिसके चलते क्या हुआ कि फेमाइन आने लगा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होने लगा, माल न्यूट्रिशन बढ़ गया, इवन इलिटरेसी भी बढ़ने लगा, रूरलिफिकेशन भी बढ़ने लगा। बहुत सारा मैंने आपको बताया कि जो भी आर्टिसंस थे उन्हें रॉयल वर्कर के तरह संरक्षण मिला हुआ था, उन्हें जॉब के जैसे पैसे मिलते थे, सैलरी मिलती थी। लेकिन अब चूंकि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था तो उन्हें कोई संरक्षण भी नहीं मिल रहा था, तो वो बैक टू रूरल एरिया जाने लगे थे, जिसके चलते रूरलिफिकेशन होने लगा था। जिसके चलते जो भी आर्टिसंस पहले सिटीज में रहते थे अब वो वापस रूरल एरियाज में मूव करने लगे थे, या फिर जो छोटे छोटे लोकल रूलर्स थे, जमींदार्स थे, उन लोगों के पास जाने लगे थे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे क्या कारण था मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होने में, और मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन होने के बाद क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेस हुआ। सो ऐसा नहीं कि मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद हमारा जो सोशल इकोनॉमिक जो कंसिक्वेंसेस हुआ, जो रूइन होना शुरू हुआ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रूइन होना शुरू हुआ, वो खत्म हो गया। नहीं, मुगल साम्राज्य का पतन जो था वो शुरुआत था हमारे देश का इकोनॉमिक पॉलिटिकल बर्बादी का, क्योंकि अब हमारे देश का सत्ता आ चुका था ब्रिटिश के हाथ में, जिन्होंने हमारे देश का जो भी बचा खुचा ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रक्चर था उसे बर्बाद कर दिया और हमारे ऊपर अपना फॉरेन प्रैक्टिसेस थोपने लगा और हमारा जमकर एक्सप्लॉयटेशन किया। सो दिस वाज टुडेज वीडियो ऑन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब द इनसाइट बूस्टर यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, kindly join the Insights Booster Telegram channel. The link has been given in the description box, where you can also check out the other videos of Insights Booster channel. Thank you for watching this video. This is Alok Kumar Verma signing off.